आज के वीडियो में मैं इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा और सारे के सारे PYQ भी कवर करा दूंगा ताकि आपको 10 जगह परेशान होने की ज़रूरत ना हो। और लास्ट में इसी टॉपिक के आपको MCQs भी दूंगा। तो ये वीडियो आपका वन शॉट वीडियो होगा जो आपकी तैयारी को पूरा कर देगा। तो आज की इस वीडियो में पहले हम देखेंगे ये हमारी डेफिनेशन के ड्यू पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्यू पॉइंट एंड ये कैसे ड्यू पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट अलग हैं ताकि आप एग्जाम में आने वाले इनसे सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। एंड देन इसके बाद में हम सारे PYQs को भी करेंगे। दोस्तों समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक एयर मास है, ठीक है। ये हमारा एक एयर मास था। तो एयर मास में हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, और जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो भी ऐसे एयर के मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच में एक स्पेस होगा, दैट स्पेस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस। अब सपोज इस एयर मास के अंदर हमारे वाटर वेपर्स भी हैं, दीज आर वाटर वेपर। अच्छा, आप देख सकते हो कि इस एयर मास के अंदर, तो आप देख सकते हो कि इस वाले एयर मास के अंदर ये स्पेस कितना ब्लैंक है। मतलब कि इस एयर मास में अभी भी खाली स्पेस है जिसमें कि हमारे और वाटर वेपर एंट्री ले सकते हैं, यानी कि ये एयर मास और वाटर वेपर को होल्ड कर सकता है। अब सपोज कि ये एयर मास हवा के थ्रू बहते हुए किसी वाटर बॉडी के ऊपर से गया, और जब ये वाटर बॉडी के ऊपर से गया तो इसने और वाटर वेपर को अपने अंदर कंटेन कर लिया। तो ग्रीन कलर से मैं दिखा रहा हूं कि इसने और अपने अंदर वाटर वेपर को कंटेन कर लिया। तो अब इसके अंदर जरा सी भी जगह नहीं बची कि ये अपने अंदर और वाटर वेपर को कैरी कर पाए, होल्ड कर पाए। तो इस कंडीशन में हम इसको कहते हैं सैचुरेटेड एयर मास, मतलब कि ये सैचुरेट हो गया। अच्छा, तो जिस टेम्परेचर पे सैचुरेशन होता है दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड अवर ड्यू पॉइंट। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि अगर किसी टेम्परेचर पर कोई एयर मास मैक्सिमम वाटर वेपर्स को होल्ड कर सकता है तो दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड अवर ड्यू पॉइंट। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये मेरा एयर मास है A1, ठीक है। इसके अंदर ये मेरे वाटर वेपर थे, ठीक है। तो इसके पास में बहुत सारा इंट्रामॉलिक्यूलर खाली स्पेस है, ठीक है। और सपोज इसका टेम्परेचर T है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसके टेम्परेचर को डाउन करना स्टार्ट किया, यानी कि इसको कूल करना स्टार्ट किया। तो जब ये ठंडा होगा तो जो एयर थी, तो वार्म एयर हमें पता है लेस डेंस होती है और कोल्ड एयर ज्यादा डेंस होती है। तो मतलब इसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी और ये जो खाली स्पेस है श्रिंक होना स्टार्ट होगा। तो मैं इसको ठंडा करते करते ले गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वही 5 मॉलिक्यूल्स थे और एक कंडेंस होकर के ये एयर मास श्रिंक होकर के इतना बचा। अब इसके पास में स्पेस इतना कम है कि इसमें और वाटर वेपर तो हमारे आ ही नहीं सकते। तो इस तरह भी ये हमारा सैचुरेटेड हो गया। तो हमने देखा कि कैसे हमने टेम्परेचर घटाया और इस टेम्परेचर को ठंडा करते करते हम लाए कि अब इसमें और वाटर वेपर नहीं आ रहा। तो अब जो इसका नया टेम्परेचर T' है इसको हम क्या कहेंगे, ड्यू पॉइंट। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर कोई वार्म एयर मास है, ठीक है, और हमारा अगर कोई कोल्ड एयर मास है तो इन दोनों में से किसकी वाटर वेपर को होल्ड करने की क्षमता ज्यादा होगी। जो वार्म एयर मास होगा इसकी डेंसिटी तो कम होगी ना, तो कम डेंसिटी के कारण इसके पास है बहुत ज्यादा खाली इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस होगा। और वहीं जो हमारा कोल्ड एयर मास है ये मोर डेंस होगा और इस कारण से इसका इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा। मतलब कि जो कोल्ड एयर मास है वो बहुत जल्दी सैचुरेट हो जाएगा और जो वार्म एयर मास है वो बहुत ज्यादा वाटर वेपर और एब्जॉर्ब कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो कोल्ड एयर मास है इसका टेम्परेचर हम थोड़ा सा डाउन करेंगे
तो ये बहुत जल्दी हमारा सैचुरेट हो जाएगा। लेकिन वार्म एयर मास के लिए हमको इसको बहुत ज्यादा डाउन करना पड़ेगा, तब जाकर के सैचुरेट होगा। सपोज ये हमारा कोई वाटर बॉडी था, ठीक है, और ये हमारा कोई लैंड था। इन दोनों के ऊपर का एयर मास है। अच्छा, ये जो एयर मास हमारा वाटर बॉडी के ऊपर है, तो इसके अंदर तो हमारे बहुत सारे वाटर वेपर होंगे, क्योंकि डायरेक्टली वाटर वेपर की सप्लाई हो रही है। और वही जो हमारा लैंड के ऊपर का एयर मास है, इसमें तो वाटर वेपर्स की संख्या बहुत कम होगी। कोल्ड वाले लैंड के ऊपर जो एयर मास है, उसके पास में इंट्रामोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा है, और ओशन वाले के ऊपर में बहुत कम इंट्रामोलिकुलर स्पेस है। मतलब कि ओशन वाले को हमें हल्का सा ठंडा करना पड़ेगा, तो इसमें इसका ड्यू पॉइंट हमारा आ जाएगा, क्योंकि सैचुरेट हो जाएगा। लेकिन इसके पास तो बहुत सारा स्पेस है, तो इसको हमें बहुत ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा। जब बहुत ज्यादा ठंडा करेंगे तब जाके सिकुड़ के इतना ये एयर मास आ पाएगा ना। तो इसका मतलब इसका जो ड्यू पॉइंट है वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब D1 ज्यादा हो जाएगा D2 से। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि 10 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है, लैंड का भी और ओशन का भी। तो भाई जो ओशन के ऊपर हमारा एयर मास है, इसको हम 10 से 8 तक लाएंगे तो ये सिकुड़ के तुरंत यहाँ तक आ जाएगा, और इसके पास में कोई स्पेस नहीं बचेगा ना, तो ये सैचुरेट हो जाएगा। लेकिन जब ये लैंड के ऊपर एयर मास है, इसको तो हमको 10 से 5 तक लाना पड़ेगा ना, क्योंकि इसके पास में इंट्रामोलिकुलर स्पेस ज्यादा है। तो एक का सैचुरेशन 8 डिग्री में आएगा और एक का सैचुरेशन फॉर एग्जांपल 5 डिग्री में आएगा, तो इसका ड्यू पॉइंट ज्यादा हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कि अगर किसी एरिया का ड्यू पॉइंट ज्यादा है, तो इसका मतलब कि वहां की जो एयर मास है या एयर है या सराउंडिंग है, वहां की रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई है, मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ड्यू पॉइंट का कंडेंसेशन से क्या रिलेशन है, ठीक है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। सपोज ये हमारा कोई एयर मास है, ठीक है, इसका टेम्परेचर T1 था और ये इसके अंदर वाटर वेपर थे, ठीक है। अब हम इसके T1 टेम्परेचर को घटाते गए, ठीक है, तो जैसे जैसे घटता गया ना, तो वैसे वैसे एयर मास हमारा श्रिंक होता गया, और ये सारे वाटर वेपर्स एक दूसरे के पास आते गए। तो T1 से हम आगे T2 तक, T2 को हम मान लेते हैं यहाँ पर हमारा ड्यू पॉइंट है। तो इसका मतलब कि अब ये हमारा मैक्सिमम सैचुरेटेड है और वाटर वेपर्स अब हमारे और पास नहीं आ सकते। अच्छा, जब हम इसको ड्यू पॉइंट से और नीचे ले जाएंगे, यानी T2 से और कम टेम्परेचर करेंगे, तो अब ये एयर की लेयर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी। प्रेशर एक्सर्ट करने का मतलब ये है कि अब तो क्योंकि इसकी डेंसिटी और कम हो नहीं सकती, क्योंकि और कोई खाली स्पेस तो है नहीं, तो इस कंडीशन में जाकर के ये हमारा वाटर वेपर की जगह ये हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स में, क्योंकि हम टेम्परेचर एयर मास का कम करते जा रहे हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर हमारा कम होगा तो डेंसिटी हमारी इंक्रीज होगी ना। तो सबसे पहले खाली स्पेस हमारा चला गया, फिर उसके बाद में भाई ये वाटर की वेपर फॉर्म है ना, तो जो वेपर फॉर्म होती है उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद लिक्विड की डेंसिटी कम होती है और सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की होती है। तो पहले हमारा क्या होगा, ये गैस फॉर्म से हमारा लिक्विड में बदलेगा, और डेंस होगा तो हमारा सॉलिड फॉर्म यानी आइस क्रिस्टल में बदलेगा। तो और जब हम ड्यू पॉइंट के नीचे ठंडा करेंगे, तो अब जाकर के वाटर वेपर हमारी ठंडी होकर के वाटर ड्रॉपलेट से बदलने लगेगी, यानी कि अब जाकर के हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो कंडेंसेशन का प्रोसेस हमेशा स्टार्ट होता है ड्यू पॉइंट के नीचे। अगर मैं आपको स्टेटमेंट एग्जाम में आ जाए कि कंडेंसेशन कैन ऑकर अबव द ड्यू पॉइंट ऑल्सो, तो ये सही होगा या गलत, इसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब हम देखते हैं, सपोज ये कोई एयर मास था और इस जगह की रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि RV हमारी हाई थी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होने का मतलब क्या है, ढेर सारे वाटर वेपर, ठीक है, ढेर सारे वाटर वेपर, तो मतलब कि इसको ठंडा करेंगे तो बहुत जल्दी श्रिंक हो जाएगा ना, हल्का सा ही इसको ठंडा करना पड़ेगा, श्रिंक हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब कि टेम्परेचर हमें बहुत कम माइनस करना पड़ेगा फॉर ड्यू पॉइंट। और अगर कहीं की रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी कम थी, कम रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, तो इसको हमें बहुत ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा,
ना बहुत ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा सैचुरेट करने के लिए ड्यू पॉइंट के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों का टेम्परेचर 20 डिग्री था, ठीक है, तो इसको हमें 20 से लाना पड़ेगा 10 तक और इसको लाना पड़ेगा 20 से 17 तक। तो किसका ड्यू पॉइंट ज्यादा हो जाएगा? इस वाले लिक्विड का ड्यू पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब कि जहां पर भी हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होती है तो वहां पर ड्यू पॉइंट ज्यादा होता है। तो अगर मुझे दो जगह का ड्यू पॉइंट पता चले तो मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि वहां की रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हमने ये जाना ड्यू पॉइंट की डेफिनेशन हमने पूरी देख ली ना। फिर हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते थे, एयर टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता था और रिलेटिव ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर कंटेंट कैसे इम्पैक्ट करता था ड्यू पॉइंट को। अब आते हैं हम अपने फ्रीजिंग पॉइंट पर। अभी हमने देखा कि हमारा वाटर का वेपर फॉर्म कैसे लिक्विड बनता था ना, कंडेंस होकर के, जब ये हमारा ड्यू पॉइंट के नीचे जाता था। लेकिन जब यही लिक्विड हमारा और ठंडा होकर के सॉलिड में कन्वर्ट होता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी ये होती है कि फ्रीजिंग पॉइंट हमारा कांस्टेंट होता है। इसका वाटर वेपर से या डेंसिटी से या प्रेशर से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो अगर स्टेटमेंट आ जाए एग्जाम में कि फ्रीजिंग पॉइंट इज द क्वांटिटी विच इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सही होगा कि गलत? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट हमारा किसी भी चीज से इंपैक्टेड नहीं होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या ड्यू पॉइंट हमारा फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जा सकता है? तो सपोज करते हैं हम अपने अर्थ में 50 डिग्री के ऊपर लैटिट्यूड में हैं, ठीक है, यानी कि हम अपने डे टाइप क्लाइमेट के रीजन में हैं और वहां का हमारा कोई एयर मास है, ठीक है, और ये लैंड के ऊपर का है और इसमें नेग्लिजिबल हमारा वेपर कंटेंट है। तो सपोज ये जो हवा चल रही थी वो और मेरे पास ठंडी के सीजन में 0 से -2 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए इसका टेम्परेचर है, क्योंकि आपको पता है कि सर्दियों में वहाँ टेम्परेचर इतना कॉमनली ड्रॉप हो जाता है, ठीक। तो जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हुआ इतनी, अब हमारा फ्रीजिंग पॉइंट तो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जितने हमारे बर्फ वाटर वेपर थे ये हमारे आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गए। ये स्टार का मतलब है आइस क्रिस्टल, ठीक है, और ये हमारा श्रिंक हो गया। लेकिन श्रिंक होने के पास में अभी भी इसके पास में स्पेस बचा हुआ है ना। ये सारा जो स्पेस बचा हुआ है ये अभी और वाटर वेपर का कैरी कर सकता था, मतलब कि इसका टेम्परेचर -2 से भी और नीचे जाना होगा। तो सपोज -2 के नीचे या -5 या -10 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, तब जाके एयर इतना श्रिंक हो पाएगा। तो मतलब इसमें सैचुरेशन हमें मिलेगा -10 डिग्री सेल्सियस पर और ड्यू पॉइंट जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर था। तो यहाँ पर हमें दिख गया कि ड्यू पॉइंट हमारा ठंडा हो सकता है फ्रीजिंग पॉइंट से, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो जा सकता है। तो ये हमारा यूपीएससी 2009 का क्वेश्चन है। What is the term used to denote the critical temperature at which the air becomes saturated with vapor and below which the condensation is likely to begin? ना, तो यही चीज हमने आज पढ़ी थी कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है जिसके नीचे हमारा कंडेंसेशन होने लगेगा। तो वो होगा हमारा ऑप्शन सी, ड्यू पॉइंट। ये हमारा यूपीएससी 2009 का पीवाई एक टर्म है हमारा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी एयर की कितनी है, ठीक है, और इसकी एक्चुअल ह्यूमिडिटी है। इन दोनों के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन डेफिसिट। ये हमारे पूरे एयर की इतनी सैचुरेशन कैपेसिटी थी और इतने में मान लो हमारे वाटर वेपर भरे हुए थे, तो ये जो इनका जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन डेफिसिट। स्टेटमेंट 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। द टेम्परेचर टू विच एयर हैज टू बी कोल्ड in order to reach saturation is called dew point। तो यही तो हमने आज पढ़ा था कि टेम्परेचर को हम ठंडा करेंगे ना कि हवा सैचुरेट होने लगेगी और उसको हम क्या कहते थे? ड्यू पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ड्यू पॉइंट शुड बी बिलो द फ्रीजिंग। तो ड्यू पॉइंट का फ्रीजिंग पॉइंट से कम होने का मतलब क्या है? ये हमारा एयर मास था, बहुत कम वाटर वेपर थे ना, तो 0 के नीचे टेम्परेचर गया तो एयर श्रिंक हो गई है और ये हमारे वाटर वेपर क्रिस्टल में बदल गए हैं, आइस क्रिस्टल में।
ना, लेकिन अभी भी स्पेस बचा है, तो यानी ये और ठंडा होगा। जब इसको और ठंडा करेंगे तो सारे सॉलिड क्रिस्टल बन जाएंगे, ठीक है। और इसका मतलब ये हमारी किस में कंडेंस हो गए, ये तो हमारा फ्रॉस्ट का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि फ्रॉस्ट में तो हमारे आइस क्रिस्टल्स होते हैं। देयरफॉर स्टेटमेंट 1 हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ड्यू पॉइंट जब फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे जाता है तो हमारा फ्रॉस्ट बनता है, ड्यू नहीं। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 पे। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट ड्यू पॉइंट शुड बी एट और अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, जब ड्यू पॉइंट हमारा फ्रीजिंग पॉइंट से ज्यादा है ना, तो इसका मतलब है कि फ्रीजिंग में आने के पहले ही वाटर वेपर हमारा सैचुरेट हो गया, ठीक है। जब हम और नीचे आए सैचुरेशन के बाद में ना, तो हमारा तब कंडेंसेशन हो जाएगा लिक्विड में। तो यानी कि जब हम फ्रीजिंग पॉइंट के अबव में हैं तो हमारा वेपर से लिक्विड में बनेगा। तो क्या ये फ्रॉस्ट होगा? नहीं, फ्रॉस्ट तो होगा नहीं, क्योंकि फ्रॉस्ट में तो हमारे आइस पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड होता है। देयरफॉर स्टेटमेंट 2 वुड बी रॉन्ग। आज के हमने सारे PYQs अपने अटेम्प्ट कर लिए दोस्तों। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर और डिस्क्रिप्शन में जाकर के टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको सारे MCQs मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपकी इस टॉपिक की तैयारी पूरी हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक इट, डू कमेंट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।